दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर में चोरी का मामला अब और भी गर्माता जा रहा है। एक तरफ जो सरकार है वो चाहती है कि भाई इस पूरे मामले में विपक्ष कुछ भी ना बोले, ना तो समाजवादी पार्टी कुछ बोले और ना ही कांग्रेस कुछ बोले, क्योंकि उनका मानना है कि वो तो भाई सनातन धर्म के कोई पैरोकार नहीं है, सनातन धर्म के पैरोकार तो हम हैं, इसलिए उन्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस को भी ये तहरीर दी गई है कि जो विपक्ष के नेता जैसे कि प्रियंका गांधी या और भी नेता हैं वो आवाज उठा रहे हैं, उनकी ही जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अब इसको लेकर चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। आज दिल्ली में विपक्ष के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने बहुत समय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुद्दे पर कई बातों का खुलासा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं कांग्रेस के वृद्ध नेता अशोक गहलोत की, जिन्होंने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बातों का खुलासा किया और कई मांगे की। उन्होंने कहा कि तुरंत इस ट्रस्ट को डिसमेंटल किया जाना चाहिए और जो शीर्ष में लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको सब कुछ पता था कि चोरी किस तरह से चल रही है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संतोष जी हमारे साथ हैं, वो इससे जुड़ी और जानकारियां हमें देंगे। संतोष जी, जिस तरह से आज अशोक गहलोत ने इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सोनिया गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, क्या लग रहा है विपक्ष अब इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है, जोरदार ढंग से उठाएगा और भी? देखिए अंशु जी, इसका हमें महत्व तो समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने मामला उठाया। अखिलेश यादव को किस तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। हद तो ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी एक तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने धमकी दी, 10 मिनट में डिलीट करो। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं अदालत में जाऊंगा। अब समझ लीजिए कि डर तो हो रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। अब पुलिस उसको एफआईआर में दर्ज अगर नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी अदालत के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी बाय एंड लार्ज, मतलब कांग्रेस के नेता जरूर इस बात को कह रहे थे, लेकिन आला नेता के स्तर पर शायद कांग्रेस पार्टी अभी ये देख रही थी कि भैया कहीं ऐसा तो ना हो कि बैकफायर कर जाए, क्योंकि आमतौर पर ये मामला बहुत क्रिटिकल होता है। ये बात सही है कि बहुत क्रिटिकल मामले होते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी इस मामले में उतर गई हैं। और सोनिया गांधी का इस मामले में उतरने का मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये मानते हैं कि राहुल गांधी की बजाय अगर सोनिया गांधी नेतृत्व करे तो शायद ज्यादा बेहतर नेतृत्व हो सकता है। याद कीजिए 2004 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ थे अटल बिहारी वाजपेयी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कितने चुनाव लगातार जीत चुके थे, एकाध हारे भी थे लेकिन जीते लगातार, वो प्रधानमंत्री रहे। अब वो 1998 में बने, फिर 99 में दोबारा जीत कर बने। और दूसरी तरफ थी सोनिया गांधी, जिनको हिंदी भी ढंग से बोलने नहीं आती थी, टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, रोमन लिपि में लिखी हिंदी पढ़ती थी। और कई बार उनका मजाक भी एक तरह से उड़ाया गया, लेकिन उन सोनिया गांधी ने पूरे देश में घूमकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को एक तरह से पटकनी दे दी थी। 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और उस 10 साल ने अटल जी का कैरियर खत्म कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी का कैरियर खत्म कर दिया, कई बड़े दिग्गज नेताओं का करियर खत्म कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। अब जो है वो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके हैं। अगर राजस्थान वाला एपिसोड ना करते, शायद मुख्यमंत्री बनकर ना जाते, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने होते। अभी भी हालांकि उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अशोक गहलोत के द्वारा कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ये साफ कह रहा है कि सोनिया गांधी इस मामले में उतरी है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव तो उठा ही रहे थे, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी इसको उठाएंगे। और इसका मतलब जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा होकर अब हिसाब किताब मांगता हुआ नजर आएगा संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और क्या क्या कहा अशोक गहलोत ने, सीधे सीधे मोदी पर सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सवाल उठाया। अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा, शुक्र है सबसे पहले मैंने इस शब्द को इस्तेमाल किया था, चढ़ावा चोरी। लोग चंदा कह रहे थे, मैंने कहा चंदा नहीं है तो चढ़ावा चोरी है। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा देश के गांव गांव तक पहुंच गया है, सभी लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। प्रभु श्री राम के अयोध्या स्थित मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जिससे बीजेपी आरएसएस ने भयंकर ठेस पहुंचाई है। बीजेपी आरएसएस और बीएचपी लोगों ने मिलकर एक तरफा तरीके से मंदिर
मंदिर का ट्रस्ट बनाया, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं की और बताया जा रहा है कि इन्हें चढ़ावा चोरी होने की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और बातों को एक तरह से दबा दिया। और ये जो शब्द इस्तेमाल होता था अंशु जी बीजेपी के लिए, बीजेपी और आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा, अशोक गहलोत ने कहा कि अब इस देश के सामने आ गया है और साथ ही कह रहे हैं कि ट्रस्ट की बैठक में हमने भी कल ये कहा था कि ट्रस्ट की बैठक हुई क्यों? ट्रस्ट की बैठक से निकला क्या? ट्रस्ट पर पूरे दुनिया के हिंदुओं की निगाहें बड़ी पड़ी थी, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में चोरी को लापरवाही बताया गया। अब लापरवाही के लिए तो कोई एफआईआर नहीं होती है अंशु जी। तो अगर ये अशोक गहलोत उठा रहे हैं कि अगर ये सिर्फ लापरवाही थी तो फिर एफआईआर क्यों, एसआईटी की जांच क्यों और गिरफ्तारियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रस्ट और बीजेपी सरकार को चढ़ावा चोरी पर पारदर्शी जवाब देना चाहिए, लेकिन अब इस पर ये जो है वो सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब राम मंदिर से जुड़े सारे कार्यों का श्रेय एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, तो फिर वो चुप क्यों है? कहाँ गायब है वो? चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जमीन घोटाले पर सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अब सीधी मांग है कि अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया और जिसके सदस्यों का नोटिफिकेशन गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने जारी किया, उसको भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इस मामले की जांच होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के लिए धार्मिक और धर्माचार्यों को लेकर नया ट्रस्ट बनाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चढ़ावा चोरी के मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये सीधे सीधे मोदी पर हमला है, मोदी को बेनकाब करने की कोशिश है। पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाने की बात छेड़ चुके हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है और संसद के अंदर बीजेपी के लिए नहीं, अब सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। सदन के अंदर अब उन्हें कई तीखे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं अंशु जी। जी। संतोष जी, लेकिन इनका तो रवैया कुछ ऐसा हो रहा है कि चोरी तो हुई है, मतलब उसको खुलकर स्वीकार करने में या दोषियों को सजा दिलाने में ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आता, बल्कि विपक्ष को चुप कराने में या धमकियां देने में इनको लग रहा है कि ज्यादा रुचि है। आज ही देख रही थी कि जो योगी जी भी एक कहीं पर सभा कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि इन कांग्रेस के लोगों को और समाजवादियों को कोई हक नहीं बनता कि वो सनातन धर्म के बारे में बोले, वक्फ की जमीनें किस तरह ले ली जाती हैं और जो मुस्लिम समुदाय है वो उनके बारे में बोलने लगे और इस तरह के आरोप लगाने लगे, यानी कि वही हिंदू मुस्लिम डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि विपक्षियों को खिलाफ पुलिस में जांच की बात की जा रही है। यानी कुल मिला के ये चीज है कि मामले को उसी झोल में अटकाने की कोशिश है, यानी कि जनता को कुल मिलाकर इसमें इंसाफ या न्याय मिलने की उम्मीद लग नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए अंशु जी, इंसाफ और न्याय मिलेगा कैसे? आप ये समझिए कि किस तरह से ये झोलझाल कर रहे हैं। इस्तीफा महासचिव से हटा दिया, लेकिन ट्रस्ट में बने रहेंगे। अब विश्व हिंदू परिषद का बयान आ गया। अब ये देखिए कि विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहे। कैसी जिम्मेदारी? कल तो बयान दिया था कि भाई चंपत राय बड़े आहत है, तो आहत है तो फिर भी वो पद पर बैठे हुए हैं। चंपत राय कौन थे? क्यों उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया था? क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, इसीलिए शामिल किया गया था। और तो कोई उनकी यूएसपी थी नहीं। अगर वो विश्व हिंदू परिषद के नेता ना होते, अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े ना होते, तो फिर उनको क्यों शामिल किया जाता? तो आलोक कुमार का ये कहना कि भैया वो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे, इसका मतलब चंपत राय पर पूरा हाथ विश्व हिंदू परिषद का भी है और पूरा हाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत और उनके नंबर 2 दत्तात्रेय होसबाले का भी है। अब एक एक तथ्य आप समझिए। कल बहुत सारे, मैं दर्शकों से कहूंगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके जरूर देखे कि जो कोषाध्यक्ष जवाब दे रहे थे, कई सारे सवालों के जवाब टालते हुए नजर आ रहे थे। बाद में तो एक टीवी चैनल के पत्रकार से उनकी भिड़ंत भी हो गई और देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया चोरी हुई, मैं मानता हूं, ये सो एंड सो गिरफ्तार हुए, मानता हूं, लेकिन चंपत राय निर्दोष है। अब चंपत राय कैसे निर्दोष हो जाएंगे? क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया मैं जब ये कहता हूं कि चंपत राय निर्दोष है, तो मेरा मतलब है कि इस पूरे कांड के साथ उनका कोई चारित्रिक संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन वो खुद सावधान नहीं रहे। उन्होंने एक अपराधी को अपना ड्राइवर रखा, यानी जिसका जो नाम आ रहा है वो उस टिन्नू यादव के बारे में, उसके बारे में कह रहे हैं कि एक अपराधी को ड्राइवर रखा।
अरे यहाँ तो एक आदमी भी अगर अपना ड्राइवर रखता है तो पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेता है। आपने अपना ड्राइवर रखा जबकि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं। आप तो एक बार पुलिस वाले को कहते वो पूरी कुंडली खंगाल के लिए आता। लेकिन आगे जो कह रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प थी। अब चंपत राय ने किसको ड्राइवर रखेंगे नहीं रखेंगे मान लिया, एक पल को उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उसको पास सारी चाबियां क्यों दे दी गई? ये खुद कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके पास सारी चाबियां थी, सारे कंट्रोल वही करता था, उनके ड्राइवर ने ये सब किया। मुझे आशंका है कि ड्राइवर बाहरी लोगों से जुड़ा था, यह सब सीईओ नहीं होने की वजह से हुआ, इसलिए हम एक सीईओ लाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के जो महासचिव है नए वाले जो अंतरिम बनाए गए हैं कृष्ण मोहन दास ने अपना कामकाज संभाल लिया है। तो जब कोषाध्यक्ष कहते हैं कि भाई अपराधी को अपना ड्राइवर रखा, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था और वो हो सकता है कि बाहरी लोगों से जुड़ा हुआ हो, तो चंपत राय क्या बालक है क्या? चंपत राय क्या बच्चे हैं क्या? जो लोग ये दावा करते हैं कि वो भगवान राम को लेकर आए हैं, अगर वो एक ड्राइवर भी ढंग का नहीं रख सकते, और वो भी वो ड्राइवर जो सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा अंशु जी, वो तो होलसेल का मालिक बन गया। चाबी हो गया, अड़का रहा है, इसको अड़का रहा है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो सब कुछ तय करना है। ये कैसी जांच हो रही है जहां ट्रस्ट के लोग मान रहे हैं कि गलती हुई, फिर इनसे पूछे कि भैया आप इनको सजा क्यों नहीं दोगे, परमानेंटली क्यों नहीं निकालोगे, क्या करोगे? तो करिए एसआईटी जो कहेगा हम वो करेंगे। और फिर आप दूसरे ही शब्दों में चंपत राय को चारित्रिक सर्टिफिकेट देते हुए नजर आते हो, कहते हुए नजर आते हो कि चंपत राय निर्दोष है। विश्व हिंदू परिषद चिट्ठी लिखते हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। वो मानते हैं कि कथित तौर पर यह मामला हुआ है, लेकिन उसी चंपत राय को कहते हैं कि हम विश्व हिंदू परिषद से नहीं निकालेंगे जब तक सजा नहीं मिलेगी। तो सजा तो इस देश में कोर्ट केस तो 20 साल 25 साल 30 साल तक चलता रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुप है। जब से मोहन भागवत भागे हैं मीडिया के सवालों से, उसके बाद से वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बीच एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी एक तरह से पब्लिक डोमेन में आ गई है। इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस पार्टी का इस मामले में उतरना ये साफ है कि अगर कांग्रेस पार्टी सेंट्रल भूमिका में आती है तो उनके नेतृत्व में चारों तरफ इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में अगर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दे, मोदी से जवाब मांगना शुरू कर दे, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और विश्व हिंदू परिषद के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस हो सकता है इस देश के राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ना हो, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाए, बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाए, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का रीजन है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के नेता उतर जाए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी उतर जाए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी उतर जाए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उतर जाए, अब उसके नीचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उतर जाए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल और बाकी नेता उतर जाए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जो है ये निकलकर सामने आ जाए, तमिलनाडु में कांग्रेस टीवीके डीएमके सब उतरकर सामने आ जाए, आंध्र प्रदेश में बाकी राजनीतिक दल आ जाए, तेलंगाना में बाकी राजनीतिक दल आ जाए, केरल में आ जाए, तमिलनाडु, तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहां कहां के लोगों को बहकाती रहेगी, भरमाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जब सदन में ऑन रिकॉर्ड इस मामले को उठाया जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट की घोषणा का ऐलान सदन में ऑन रिकॉर्ड किया था, ऑन रिकॉर्ड की हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इस तरह का ट्रस्ट बनाएंगे तो जवाबदेही तय होगी और सदन के फ्लोर से इस देश की जनता देखेगी कि प्रधानमंत्री मोहन भागवत को देख चुकी है पत्रकारों के सवालों के जवाब से भागते हुए, और प्रधानमंत्री को सदन से भागते हुए देखेगी। बहाना कुछ भी हो सकता है। एक बात उन्होंने बहाना बना दिया था कि महिला सांसदों से उनको खतरा था, लोकसभा के अंदर महिला सांसदों से उनको खतरा था। इस बार पता नहीं क्या बहाना बनाएंगे, लेकिन देश की जनता देखेगी कि मोदी किस तरह से सवालों से भाग रहे हैं। जी, बिल्कुल संतोष जी, सवालों के जवाब तो देने होंगे, जैसा भी कहें कि जवाब दिया हो, लेकिन आरएसएस ने एक जवाब दिया और गलती भी मानी कि मंदिर के काम में कुछ लापरवाही है, जो भी है मानी, और एक अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया अपनी मन की बात वो करते हैं, छोटी छोटी बातों को वो जनता के साथ करते हैं। इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा, जहां वो बाल राम को पकड़ के लेकर आए थे, जहां वो शुरू से लेकर अंत तक राम मंदिर के हर चीज में इन्वॉल्व रहे और राम मंदिर के ही मुद्दे पर उनको वो वोट मांगते रहे, सब कुछ करते रहे। अब वो चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इसे बड़ा मुद्दा तो बनाना ही होगा, हालांकि इसको ये दूसरी ही दिशा देंगे। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। चंपत राय को केवल इस्तीफा देकर ही छोड़ दिया गया, एफआईआर क्यों नहीं हुई? दूसरी बात ये कि यहां तो वही बात हो गई, भाई चौकीदार ही चोर हैं, जो चोर हैं वही जांच कर रहे हैं, आपने डिसमेंटल नहीं किया है इसको।
प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो उनको कहते हैं आप सनातनी नहीं है, राम मंदिर बन गया तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा उठाएगा, अगर सोनिया गांधी भी आती हैं, इसको उठाती हैं, राहुल गांधी, तो बहुत आरोप उन पर भी लगाते हैं कि भाई उनकी भी धर्म पे बातें करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सोनिया गांधी के धर्म को लेकर ही सवाल खड़ा कर सकते हैं। अब क्या जरूरत है जो हिंदू समुदाय है वो ये समझे कि भाई हम हिंदुओं के ठेकेदार ये संघ और बीजेपी नहीं है, ये हमारे साथ धोखा और छल कर रहे हैं। हमें सही बातों को समझना होगा। मुझे लगता है ये चीज समझाने की जरूरत है विपक्ष को, लोगों की, कि हिंदुओं के ठेकेदार ये नहीं है, हिंदू तुम्हारे नाम पर ये तुम्हारे साथ ही छल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है जो अशोक गहलोत ने उठाई है। मुझे लगा कि ये तमाम दर्शकों को ये जानना चाहिए कि जो ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मामला है। जो पत्थर वाला मामला आया ना, उन्होंने कहा जी। कि भाई कांग्रेस सरकार द्वारा बंसी पहाड़पुर से लीगल तरीके से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर उपलब्ध करवाया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे वहां के, जबकि चंपातरा इलीगल पत्थर खरीदने को तैयार थे। ये तो और भी बड़ी संगीन आरोप है। ये पूरा मामला उन्होंने बनाया कि राजस्थान के लोगों का एक अलग लगाव है, क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तब वहां इलीगल माइनिंग हो रही थी, जहां से पत्थर लेने की बात हो रही थी। बंसी पहाड़पुर करके एक जगह है, एक भरतपुर के अंदर, पत्थर वहीं से मंदिर बनने के लिए जा रहा था। मिस्टर चंपत राय जी मेरे से मिले थे और एक और कोई दिनेश जी या कोई नाम थे, वो भी आए थे। मैंने उनको कहा कि आप पवित्र काम करने की बात करते हो राम मंदिर की, तो अवैध पत्थर क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाओ, इनको आप लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ। वो जो एरिया था बंसी पहाड़पुर का, वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो बात फिर पीएमओ तक गई। फिर मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा मेरे संपर्क में आए और उनको पूरी बात समझाई गई। फिर हमने रिकमेंड किया कि वहां उस एरिया को आप फॉरेस्ट से निकाल दो ताकि इलीगल ना रहे वो, और फिर फॉरेस्ट एरिया से उसको निकाला गया। राम मंदिर का मामला था, वो स्मूथली वो काम भी हो गया, वरना वो तो वर्षों लग जाते, निकलता नहीं। हमें धन्यवाद भी दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद मतलब वो लीगल हो गया तो फिर लीगल पत्थर आ रहा था। इस पवित्र काम में भी चोरी हो जाए या इतने बड़े रूप में जो आरोप लग रहे हैं और ऐसा माहौल बन जाए कि पूरे देश के अंदर हर गांव में हर घर में चर्चा होने लग जाए, तो ये एक विश्वासघात वाली बात है। यानी हिंदुओं के साथ विश्वासघात, इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमियों के साथ विश्वासघात, बल्कि दुनिया के हिंदुओं के साथ विश्वासघात, ये कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए गांव गांव में चर्चा तो हो रही है, चौक चौराहों पर चर्चा तो हो रही है, अगर गांव गांव में लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ गया कि सब कुछ मंदिर बनाने का श्रेय ये ले रहे हैं। एक कंपनी आई थी, उसने कहा कि 1 रुपए में मंदिर बना देंगे, अब हमें बता रहे हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। कहाँ भाई, क्यों खर्च हुए? या तो कंपनी झूठ बोल रही थी, आप झूठ बोल रहे थे। पत्थर कई गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, जमीन कई गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए। वो तो छोड़िए, उसके बाद जो हम लोग जाकर डाल रहे थे चढ़ावा के तौर पर, उसमें भी चुरा लिया गया। तो ये तमाम बात अगर इस देश के गांव गांव तक लोगों के दिलो दिमाग में बैठा पाने में विपक्ष कामयाब हो जाता है, तो 282 फिर 303 से 240 हो सकता है कि फिर ये 50-55 की स्थिति पे ही पहुंच जाए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। जितने दिन तक प्रधानमंत्री चुप रहेंगे और जितने दिन तक असली अपराधियों को बचाने की कोशिशें की जाती रहेंगी, किंतु परंतु और लेकिन लगा के, हर गुजरता दिन भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को अंदर से खोखला करता हुआ नजर आएगा। अंशु जी। जी, बिल्कुल संतोष जी, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल यहाँ पर उठाए हैं कि किस तरह से इस जांच के नाम पर केवल आई वॉश किया जा रहा है, केवल 2 इस्तीफे ले दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अब चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट गलत है, ना तो उसे डिसमेंटल किया जा रहा है, ना कोई केंद्रीय कार्रवाई इस पर की जा रही है, ना प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। और बड़ा सवाल ये यहाँ पर है कि यहाँ अब हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है कि विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो वो हिंदुओं के हितैषी नहीं है, भाई हम ही हितैषी हैं, चाहे हम चोरी करें, चाहे हम डकैती डालें, लेकिन हमें ही इस पर बोलने का हक है। तो अब यहाँ जो एक हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको ये जानना और समझना पड़ेगा कि क्या हिंदू धर्म की ठेकेदारी क्या केवल बीजेपी और केवल क्या वीएचपी और संघ के ही पास है, और इसको लेकर ये कुछ भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर के बनाना पड़ेगा। अंत आप यहाँ पर कर दीजिएगा इस पूरी चर्चा का कि क्या इसका अब तोड़ है? अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, एसआईटी की जांच को भी ऐसे ही कर दिया जाता है लीपापोती और 2 इस्तीफों के बाद मामला खत्म, क्या लोग चुप बैठेंगे? ये बात तो अब लोगों की भी है, पक्ष और विपक्ष की नहीं है। भाई कोई विपक्ष ठेकेदार है, लोगों की भी बात है। तो आप बताइए कि इसमें अब क्या और होगा अगर ये बात ऐसे ही लीपापोती करके छोड़ दी जाती है तो, संक्षेप में।
देखिए अगर ये इसी तरह से टालते रहे तो जाहिर सी बात है कि मामला और ज्यादा गर्माता जाएगा, बढ़ता जाएगा और हमें संसद के मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा कि संसद के मानसून सत्र में क्या होता है, क्या इस पर कोई चर्चा की मांग विपक्ष जो करती है, क्या सरकार उसको मानती है, या जैसे कुंभ के समय किया गया कि सो मोटो बयान देके प्रधानमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया। और इस बार जो है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की भी परीक्षा है और राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन साहब की भी परीक्षा है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। बाकी लोगों से, अपने दर्शकों से कहेंगे इस पूरी स्टोरी को लेकर उनका क्या मानना है, कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। और इस चर्चा को हम आज बहुत ही छोटा ही रखने की कोशिश करते हैं। तो सीधे दर्शकों से कि अगर चैनल से ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चर्चा गंभीर है, 2-4 लोगों तक अगर इसको फॉरवर्ड कर सके तो आप फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और अंशु जी और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।